हे गाइस, तो आज हम करने वाले हैं व्हाट इफ सीजन 3 के सभी एपिसोड्स को एक्सप्लेन। अगर आपने व्हाट इफ सीजन 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। मार्वल फैंस को तो पता ही होगा कि इसके अंदर टोटल 8 एपिसोड्स हैं। ये सभी एपिसोड्स इंग्लिश में हैं और हम आपके लिए इनको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलो फिर बिना किसी तरीके इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम एपिसोड 1 को एक्सप्लेन, जिसका नाम है व्हाट इफ द हल्क फॉर द मैक एवेंजर्स, यानी कि इसमें हल्क का सामना होगा मैकेनिकल आर्मर्स वाले एवेंजर्स से। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको एक लड़की को दिखाया जाता है जो एवेंजर्स के एपिसोड्स को देख रही होती है, लेकिन तभी उसे अपने घर के बाहर से काफी तेज आवाजें आने लगती है एंड उसके घर की दीवार भी टूट जाती है और वो देख पाती है कि शहर में बड़े बड़े हरे रंग के मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं और चारों तरफ तबाही मचा रहे हैं। अब यहाँ से कहानी पास्ट टाइम में जाती है और वहीं पर हम वॉचर को भी देख पाते हैं। वॉचर बताता है कि जो भी तुमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा उसकी शुरुआत कैसे हुई। अब कहानी शुरू होती है और हम एक पार्क के अंदर सैम विल्सन और ब्रूस बैनर को देख पाते हैं। यहीं पर इन दोनों की मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। अब दोस्ती हो जाने के बाद में ब्रूस बैनर सैम विल्सन को बताता है कि वो काफी टाइम पहले गामा रेडिएशंस का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से जब भी उसके इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते तो वो एक हरे मॉन्स्टर में ट्रांसफर हो जाता है और गुस्से में अपने आसपास की चीजों को तबाह कर देता है। सैम विल्सन कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और वो इसके लिए बैनर को थेरेपी क्लासेस देना शुरू कर देता है, जिससे उसको अपने दिमाग को शांत करने में काफी मदद मिलती है। अब एक दिन सैम विल्सन ब्रूस बैनर और अपने दोस्तों के साथ में बोट पर घूमने के लिए जाता है। रास्ते में तेज हवाएं चलती हैं जिनसे बोट का बैलेंस बिगड़ने लगता है, जिससे ब्रूस बैनर को चोट लग जाती है और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो देखते ही देखते एक बड़े से हल्क में बदल जाता है एंड साथ ही उस बोट को भी तोड़ने लगता है। तभी उसके सामने सैम विल्सन आता है और उससे कहता है कि बैनर शांत हो जाओ। सैम विल्सन के कहने पर बैनर शांत हो जाता है और इनको छोड़कर यहाँ से कहीं पर दूर चला जाता है और हम थोड़ी देर बाद में ही उसे देख पाते हैं जो शांत होकर बैनर बन चुका है। इस टाइम बैनर अपनी लैब में होता है और वो सोचता है कि फिर से अपनी बॉडी को गामा रेडिएशन से एक्सपोज करेगा, यानी जिस वजह से वो ऐसा हुआ है वो ही उसे ठीक करेगी। अब यही सब सोचते हुए बैनर अपनी बॉडी पर बहुत सारी गामा रेडिएशंस छोड़ देता है। अब इनकी वजह से बैनर ठीक तो नहीं होता, लेकिन वो अपने अंदर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को जन्म दे देता है और ये मॉन्स्टर देखते ही देखते बैनर की बॉडी से बाहर आ जाता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद में ब्रूस बैनर को हल्के से तो छुटकारा मिल जाता है, लेकिन उन गामा रेडिएशंस की वजह से वो बाहर निकला मॉन्स्टर काफी ताकतवर और बहुत ही बड़ा हो जाता है। इसके बाद ये बड़ा सा मॉन्स्टर अपनी बॉडी से छोटे छोटे बहुत सारे मॉन्स्टर्स पैदा कर देता है और सभी एक साथ मिलकर पूरे शहर को बर्बाद करने लगते हैं। और तभी इनकी खबर एवेंजर्स को लगती है। आयरन मैन जैसे इन बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को देखता है तो वो सभी एवेंजर्स के लिए बड़े बड़े हल्क बस्टर आर्मर्स क्रिएट कर देता है। सभी एवेंजर्स इनको पहन कर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उनके सामने एवेंजर्स टिक भी नहीं पाते। तभी वहाँ पर न्यू जनरेशन के एवेंजर्स भी आ जाते हैं, जिनमें होते हैं सैम विल्सन, शैंग-ची, रेड गार्डियन और मोनिका। अब ये सभी इन सभी मॉन्स्टर्स का एक साथ मिलकर सामना करते हैं और आखिरकार सभी मॉन्स्टर्स को हराने के बाद में इनको कहीं पर दूर भेज देते हैं। इनको लग रहा होता है कि अब वो सारे हरे मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके हैं और इसी तरह से 10 साल गुजर जाते हैं और तभी एवेंजर्स को पता लगता है कि हमने 10 साल पहले जिन मॉन्स्टर्स को मारा था वो धीरे धीरे फिर से आ रहे हैं और सभी जगह तबाही मचा रहे हैं। इसके लिए सभी एवेंजर्स उनको ढूंढने में लग जाते हैं। एवेंजर्स के पता करने पर उन्हें पता चलता है कि आर्कटिक सर्कल से बहुत सारी गामा रेडिएशंस आ रही है, जिसकी वजह से इन्हें कन्फर्म हो जाता है कि हो ना हो उसी जगह से सारे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। इतना पता लगने पर सैम विल्सन और मोनिका उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद में इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में मॉन्स्टर्स हैं और वहीं पर होता है वो बड़ा मॉन्स्टर जिसका नाम है एपेक्स। वो अपने सभी मॉन्स्टर से कहता है कि चलो और दुनिया को बर्बाद करते हैं। अब ये यहाँ से पानी में तैरकर सीधा यूएसए की तरफ जाने लगते हैं। मोनिका एम्बू सैम विल्सन से कहती है कि हमको इनको हराने के लिए बैनर की मदद चाहिए। अब सैम विल्सन ब्रूस बैनर के पास में जाता है और अब उससे वो 10 साल बाद मिल रहा था। यहाँ पर बैनर ने एक इमरजेंसी बॉम्ब भी तैयार कर लिया था। ब्रूस बैनर सैम विल्सन के साथ आने से इनकार कर देता है और उसे एक पेन ड्राइव देता है, जिसे लेकर सैम विल्सन वापस आ जाता है। अब वो सभी मॉन्स्टर्स न्यूयॉर्क सिटी में एंटर हो जाते हैं। बैनर ने जो पेन ड्राइव दी थी उसकी मदद से सभी एवेंजर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे एक बड़ा सा आर्मर क्रिएट हो जाता है। अब वो सभी एक साथ आने से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अब मॉन्स्टर्स और एवेंजर्स के बीच में काफी देर तक फाइट चलती रहती है। उस फाइट में एवेंजर्स को भी लग रहा होता है कि वो उन मॉन्स्टर्स से नहीं जीत पाएंगे और तभी एंट्री होती है ब्रूस बैनर की, जो अपना बॉम्ब यहाँ पर लाकर ब्लास्ट कर देता है। यहीं पर हमें पता लगता है कि इस बॉम्ब के अंदर बहुत सारी गामा रेडिएशंस है। इस बॉम्ब के ब्लास्ट होने पर ब्रूस बैनर के अंदर सारी गामा रेडिएशंस आ जाती है और इतनी सारी गामा रेडिएशंस की वजह से ब्रूस बैनर भी एक बड़े से मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब फाइट शुरू होती है ब्रूस बैनर और एपेक्स के बीच में। वो जो छोटे मॉन्स्टर्स होते हैं वो इन दोनों की लड़ाई को दूर से ही देख रहे होते हैं। काफी देर तक फाइट चलती रहती है और ब्रूस बैनर का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था, जिससे ब्रूस बैनर गॉडजिला की तरह अपनी गामा रेडिएशंस एपेक्स के ऊपर छोड़ देता है और एपेक्स को खत्म कर देता है। एपेक्स को खत्म करने के बाद में बैनर एवेंजर्स की तरफ आता है। उनको लग रहा होता है कि शायद वो उन पर हमला करने वाला है, लेकिन तभी बैनर के सामने सैम विल्सन आता है और उसे शांत करता है। एपेक्स के खत्म होने के बाद में ब्रूस बैनर छोटे मॉन्स्टर्स को लेकर यहाँ से चला जाता है, जहाँ पर वो
पहले रहा करते थे। और इसी के साथ इस एपिसोड का भी एंड यहीं पर हो जाता है और स्टार्ट होता है एपिसोड सेकंड। इस एपिसोड का नाम है व्हाट इफ अगाथा वेंट टू हॉलीवुड, यानी कि क्या होता अगाथा अगर हॉलीवुड में आ जाती तो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 1950 में दिखाया जाता है, जहाँ पर अगाथा हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी है। उसके अंदर पावर्स होती है और वो ये भी जानती है कि अर्थ के कोर के अंदर टियामट नाम का सेल्टियस जन्म ले रहा है और अगर ऐसा होता है तो उससे पूरी पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि उस सेल्टियस के जन्म लेने से पहले ही वो उसकी पावर्स को ऑब्जर्व कर लेगी, जिसकी वजह से अर्थ भी डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगी। और अगाथा अपने इसी मोटिव को लेकर हॉलीवुड में काम कर रही होती है। एंड यहाँ पर जो हॉलीवुड का सेट है वो उस सेल्टियस के जस्ट ऊपर ही है। यहीं पर हम देख पाते हैं हार्वर्ड स्टार को, जो कि इस टाइम हॉलीवुड पिक्चर्स का मालिक होता है, यानी कि एक डायरेक्टर जो कि अगाथा के साथ में मिलकर एक फिल्म की शूटिंग कर रहा होता है। अगाथा कहती है कि तुमको इस मूवी को बड़ा करने के लिए किंगो को बुलाना चाहिए। स्टार को ये बात अच्छी लगती है और वो किंगो को बुला लेता है। किंगो कहता है कि मैं इस फिल्म को करने के लिए तैयार हूँ। तभी हार्वर्ड स्टार इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट कर देता है। इस टाइम जो शूटिंग चल रही होती है वो एक गाने की होती है जिसमें बॉलीवुड के सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, जो शायद मार्वल वालों ने इंडियन फैंस को खुश करने के लिए डाले होंगे। और इसी टाइम हम देखते हैं कि अगाथा एक्टिंग करने के साथ साथ अपनी पावर्स का यूज भी करने लगती है। स्टार्क बीएफएक्स के पैसे बचाने के लिए ये सब करवा रहा होता है। इन पावर्स को देखकर किंगो समझ जाता है कि वो जिन पावर्स का यूज कर रही है वो उसके इटरनल साथियों की है। शूटिंग खत्म होने के बाद में किंगो अगाथा से पूछता है क्या तुमने मेरे इटरनल साथियों को मारकर उनसे उनकी पावर्स को छीन लिया है। अगाथा कहती है कि मेरे पास उनकी पावर्स जरूर है लेकिन मैंने उनको मारा नहीं है। अब अगाथा किंगो को सब कुछ बताती हुई कहती है कि एक्चुअल में मैं अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से बचाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी पावर्स की जरूरत भी पड़ेगी। एंड जब मैं दुनिया को डिस्ट्रॉय होने से बचा लूंगी तो सभी को उनकी सारी पावर्स को लौटा दूंगी। अगर तुम मुझे पावर्स देते हो तो मैं स्टार्क से 3 बड़ी फिल्में तुम्हें दिलवाऊंगी। अब यहाँ पर किंगो अगाथा की बातों से कन्विंस हो जाता है और उसको खुद की पावर्स को भी दे देता है। इस टाइम अगाथा के पास में अर्थ के सारे इटरनल्स की पावर आ जाती है। ऐसा होने पर अरिसेम्ता जज अगाथा और किंगो का समन करता है और वो उनसे कहता है कि वो उनको रोकने के लिए पृथ्वी पर आ रहा है, लेकिन ये दोनों इसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और अगले दिन फिर से शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर अगाथा किंगो की सारी पावर्स को ऑब्जर्व करती है और इसी के साथ अर्थ के कोर में जो टियामत नाम का सेल्टियस है उसकी पावर्स को भी ऑब्जर्व कर लेती है। अब इस सेल्टियस की पावर आने के बाद में अगाथा बहुत ही पावरफुल हो जाती है और देखते ही देखते वो अपने अवतार को बहुत ही बड़ा कर देती है। एंड तभी यहाँ पर अरिस नाम का सेल्टियस आ जाता है और दोनों के बीच में खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। काफी देर तक एक दूसरे पर अटैक करने के बाद में अगाथा अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और अरिस द सेल्टियस को अपनी पावर से जकड़ लेती है। अगाथा अरिशियन को जकड़ने के बाद में उसकी सारी पावर्स को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है, जिसकी वजह से वो पहले से डबल पावरफुल हो जाती है। तभी यहाँ पर किंगो आता है और वो उससे कहता है तुमने जो करना था वो पूरा कर लिया, अब सभी की पावर्स उन्हें वापस लौटा दो। लेकिन अगाथा पावर्स को लौटाने से मना कर देती है और कहती है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। अब किंगो अगाथा को समझाता हुआ कहता है कि तुम बिना पावर्स के भी अपनी एक्टिंग से दुनिया में बदलाव ला सकती हो, यानी कि तुम इन पावर्स के बिना भी बहुत कुछ कर सकती हो। ये सब सुनकर अगाथा का माइंड सेट चेंज हो जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि अगाथा और किंगो जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे वो उन्होंने पूरी कर ली है और हॉलीवुड के इतने बड़े सक्सेसफुल स्टार होने के बाद में ये दोनों बहुत ही खुश हैं। अब वॉचर इस एपिसोड का एंड यहीं पर कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके साइड में 2 और सेल्टियस आ जाते हैं और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है और स्टार्ट होता है इसका नेक्स्ट एपिसोड, जिसका नाम है व्हाट इफ द रेड गार्डियन स्टॉप्ड द विंटर सोल्जर, यानी कि क्या होता अगर रेड गार्डियन को विंटर सोल्जर रोक देता। एपिसोड की स्टार्टिंग में वॉचर हमसे कहता है कि एक ही यूनिवर्स में रसिया का सुपर सोल्जर यानी कि रेड गार्डियन, जिसको ड्रैको अपने पास में बुलाता है, ये वही ड्रैको होता है जो रेड रूम के अंदर सारे डिसीजन लेता है। ये रेड गार्डियन से कहता है कि तुम्हारे लिए एक मिशन है जिसमें तुम्हें अंडरकवर होकर सारी जानकारियां लानी है, लेकिन रेड गार्डियन को ये मिशन बहुत ही बोरिंग लगता है और वो कहता है कि मैं इस मिशन को नहीं करूंगा, मुझे कोई ऐसे मिशन के लिए भेजो जो बहुत ही खतरनाक हो। अब ड्रैको यहीं पर बैठे बैठे विंटर सोल्जर को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक बहुत ही बड़े मिशन पर भेजा जाएगा, इसके लिए तुम तैयार हो जाओ। ये सुनकर रेड गार्डियन को गुस्सा आ जाता है और वहां से वो उस मिशन की फाइल को चुरा लेता है, यानी कि विंटर सोल्जर वाले मिशन को अब रेड गार्डियन पूरा करेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं टोनी स्टार के पेरेंट्स को जो अपनी कार को ड्राइव करके कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी विंटर सोल्जर उनकी कार पर अटैक करता है और सुपर सीरम चुरा लेता है। चुराने के बाद विंटर सोल्जर उन दोनों को मारने वाला होता है, तभी वहां पर रेड गार्डियन भी आ जाता है। अब रेड गार्डियन की वजह से विंटर सोल्जर टोनी के पेरेंट्स को मार नहीं पाता और तब तक वहां पुलिस भी आ जाती है और इन दोनों को वहां से निकलना पड़ता है। अब रेड गार्डियन की वजह से विंटर सोल्जर का मिशन फेल हो जाता है और दोनों एक गाड़ी चुराकर यूएसए से बाहर जा ही रहे होते हैं। तभी इन पर पुलिस की नजर पड़ जाती है और जिनमें होता है बिल फॉस्टर। जैसे उनको देखते हैं तो वहां से अपनी गाड़ी को दौड़ा देते हैं। पुलिस भी तुरंत अपनी गाड़ियों से इनका पीछा करने लगती है, लेकिन विंटर सोल्जर अपनी मशीन गन से उन गाड़ियों को ढेर कर देता है। पुलिस वालों को लग रहा होता है कि शायद हम उनको नहीं पकड़ पाएंगे, तो विल फॉस्टर एंटमैन का सूट पहन के अपने साइज को बहुत ही बड़ा कर लेता है और जैसे उनकी गाड़ी को पकड़ने वाला होता है तो विंटर सोल्जर अपनी सिल्ड फेंक के उसके मारता है, जिससे वो भी ढेर हो जाता है और उसको वहीं पर रुकना पड़ता है। तभी इनके आगे एक खाई आती है और उस खाई को पार करके पुलिस के हाथों से यहाँ से भाग जाते हैं। ये एक जगह पर पहुंचते हैं और एक दूसरे का ट्रीटमेंट करने लगते हैं एंड इसी बीच इन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती भी बिल्ड हो जाती है। तभी विंटर सोल्जर के पास ड्रैको का कॉल आता है। ड्रैको कहता है कि
तुम रेड गार्डियन को मार दो, उसकी वजह से तुम्हारा मिशन भी फेल हो गया और अब रेड गार्डियन को मारना ही तुम्हारा अगला मिशन है। ये सुनकर विंटर सोल्जर एकदम शॉक हो जाता है। अब ये दोनों अपनी मदद के लिए रूक्स के पास में जाते हैं। ये वही होता है जो आयरन मैन मूवी में टोनी स्टार्क का पार्टनर था। इसने ही रेड रूम के साथ सुपर सीरम की डील की थी। अब यहाँ पर रेड गार्डियन और विंटर सोल्जर को पता लग जाता है कि रेड रूम सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है। अभी ओविडन स्टेन गुस्से में आकर इन पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन विंटर सोल्जर अपने हाथ को आगे करके उन गोलियों से बच जाता है और ओविडन स्टेन को धक्का मार के बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। विल फॉस्टर भी अपनी टीम के साथ यहीं पर पहुंच जाता है और अपने एंटमैन के सूट को बड़ा करके इन दोनों के पीछे लग जाता है, लेकिन ये दोनों फिर से एक साथ मिलकर उन सभी को हरा देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। विंटर सोल्जर को फिर से ड्रेको को कॉल आता है और वो कहता है कि अब तू भी नहीं बचेगा। अब विंटर सोल्जर सारी बातें रेड गार्डियन को भी बता देता है, जिससे वो गुस्से में आकर सुपर सीरम को भी तोड़ देते हैं। ड्रेको वहां पर आता है और विंटर सोल्जर को कंट्रोल करने के लिए कोड पढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहां पर बिल फॉस्टर भी आ जाता है और उसकी टीम ड्रेको की टीम पर हमला कर देती है। एंड इसी मौके का फायदा देखकर रेड गार्डियन और विंटर सोल्जर यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन अगले सीन में रेड रूम वाले विंटर सोल्जर को पकड़ लेते हैं और रेड गार्डियन के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रेड गार्डियन को, जो एक स्कूल के अंदर पीटी टीचर बन गया होता है। तभी वहां पर बिल फॉस्टर भी आता है और उसे उसकी शील्ड भी देता है और कहता है आज से तुम हमारी टीम में काम कर सकते हो। फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एवेंजर्स 2012 में बाकी एवेंजर्स के साथ रेड गार्डियन भी शामिल होता है। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है और स्टार्ट होता है इसका नेक्स्ट एपिसोड, जिसका नाम होता है व्हाट इफ होवर्ड द डक गॉट इट्स हेड, यानी क्या होता अगर होवर्ड द डक शादी कर लेते। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम हावर्ड द डक और डार्सी को देख पाते हैं। ये फिलहाल एक हॉस्पिटल में होते हैं जहाँ पर डार्सी एक अंडे को जन्म देती है। तभी वॉचर हमसे कहता है कि ये एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पर हावर्ड द डक और डार्सी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। आगे वॉचर हमसे कहता है कि ये सब थॉर की वजह से होता है। एक बार थॉर एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें वो सभी को इनवाइट करता है एंड यहीं पर डक और डार्सी भी आते हैं और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। शादी करने के कुछ टाइम बाद ही डार्सी एक अंडे को जन्म देती है और ये दोनों इस बड़े से अंडे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। तभी यहाँ पर ग्रैंड मास्टर की असिस्टेंट आती है और वो कहती है कि तुम दोनों को ग्रैंड मास्टर ने इनवाइट किया है। तो अब ये दोनों तैयार होकर ग्रैंड मास्टर की शिप पर चले जाते हैं। ग्रैंड मास्टर उस अंडे को देखकर कहता है कि इसकी देखभाल करने के लिए मेरे काफी लोग हैं, तुम दोनों पार्टी एंजॉय करो। अब अंडा देने के बाद में डक और डार्सी पार्टी में अंदर आ जाते हैं। तभी इन दोनों को पता चलता है कि दरअसल ग्रैंड मास्टर हमारे अंडे को पका के खाना चाहता है, लेकिन इससे पहले वहाँ पर योंडू आता है और उस अंडे को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तो डार्सी और डक भी एक शिप को चुराकर उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन उसको नहीं पकड़ पाते और देखते ही देखते वो उनकी पहुंच से बहुत दूर चला जाता है। डार्सी सीधा शील्ड में कांटेक्ट करती है जहाँ पर होता है निक फ्यूरी। निक फ्यूरी कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारे अंडे को वापस लाने की जिम्मेदारी हमारी है और सबके सब तुम्हारे अंडे के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि तुम्हारा अंडा एक ऐसे टाइम पर पैदा हुआ है जब सभी प्लेनेट एक ही कतार में थे, जिसकी वजह से तुम्हारे अंडे के अंदर बहुत ही कमाल की पावर्स है। अब योंडू उस अंडे को लेकर सीधा नोवेयर चला जाता है। यहाँ पर योंडू उस अंडे को बेचने के लिए कलेक्टर के पास में आया था, लेकिन उस अंडे को पाने के लिए कैलिसियस कलेक्टर को मार देता है और यहीं पर वो योंडू से अंडा लेकर उसे भी मार देता है। कैलिसियस जो कि इस अंडे की मदद से डोरमामू को एक नया शरीर देना चाहता है, लेकिन इस प्रोग्रेस के पूरा होने से पहले ही शील्ड के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और साथ ही वहीं पर डार्सी और डक भी आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर चल रही फाइट का मौका देखकर अपने अंडे को एक शिप में लेकर यहाँ से निकल जाते हैं एंड अपने अंडे को सेफ रखने के लिए लोकी के पास में जाते हैं, लेकिन तुरंत वहीं पर निक फ्यूरी भी अपने आदमियों के साथ में आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जहाँ पर जियोस भी अंडे को लेने के लिए आ जाता है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोग इस अंडे को लेने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे कि कैलिसियस, डार्क, ग्रैंड मास्टर और थोड़ी देर बाद ही थेनोस भी अपनी आर्मी के साथ में आ जाता है एंड ये सभी इस अंडे को हासिल करने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। तभी ये अंडा हवा में उड़कर चमकने लगता है, लेकिन फिर भी ये सभी उस अंडे को हासिल करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वो अंडा क्रैक होता है और उसके अंदर से बहुत सारी पावर्स निकलती है जो सबको चकनाचूर करके रख देती है। अंडा फूटता है और उसके अंदर से निकलती है एक प्यारी सी बच्ची, जिसको डार्सी और डक सीधा अपने घर पर लेकर आ जाते हैं और तीनों एक साथ बहुत ही खुशी से रहने लगते हैं। एंड इसी के साथ इस एपिसोड का भी एंड यहीं पर हो जाता है और स्टार्ट होता है इसका नेक्स्ट एपिसोड, जिसका नाम है व्हाट इफ द इमरजेंस डिस्ट्रॉयड द अर्थ। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वॉचर से होती है, जो हमसे कहता है कि इस यूनिवर्स का अर्थ बिल्कुल तबाह हो चुका है और उसमें काफी सारे बॉर्ड्स भी हो चुके हैं। तभी वॉचर हमें एक लड़की के बारे में बताता हुआ कहता है कि इसका नाम रिरी विलियम्स है। वो एक दीवार पर मिस्टीरियो का पोस्टर देखती है एंड जैसे ही उसे हटाती है तो उसके पीछे एवेंजर्स का लोगो होता है, यानी कि अभी यहाँ पर मिस्टीरियो का राज चलता है। जैसे ही रिरी विलियम्स एक डिवाइस को लेने के लिए एक लेडी के पास में जाती है तो तभी वहाँ पर आयरन बॉर्ड्स आ जाते हैं, लेकिन रिरी विलियम के पास में एक कमाल का सूट होता है जिसे पहनकर वो वहाँ से उड़ जाती है। वॉचर हमसे कहता है कि हर यूनिवर्स में हर बार कोशिश करती है लेकिन हर बार हार जाती है और शायद इस बार भी हार जाएगी। अब जैसे ही रिरी विलियम यहाँ से जा रही होती है तो तभी उसके आगे वाइट विजन आ जाता है, जो कि रिरी विलियम को पकड़ के बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। तभी यहाँ पर एक उड़ती हुई शिप आती है जिसमें बोंग, बेलकरी और येन नाम की एक लेडी होती है, जो उस शिप में रिरी विलियम्स को कैच करके तुरंत उसे यहाँ से ले जाते हैं। इसके अगले सीन में हमें एक टूटी हुई दुनिया को दिखाया जाता है जहाँ पर अर्थ के टूटने के बाद में भी कुछ इंसानों ने सर्वाइव कर लिया है। वॉचर कहता है कि इस दुनिया में एक सेल्टियस इस अर्थ को फाड़ता हुआ बाहर आ गया और उसकी वजह से ये सब हुआ है। एवेंजर्स भी खत्म हो जाते हैं और बचता है सिर्फ मिस्टीरियो, जो
कि एवेंजर्स की बची हुई सारी चीजों पर कब्जा कर लेता है। साथ ही मिस्टीरियो विजन को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब इस दुनिया में मिस्टीरियो को रोकने के लिए एक टीम बनी अलायंस, लेकिन मिस्टीरियो ने उसको भी हरा दिया। अब जो बच्चे कुछ अलायंस के मेंबर्स हैं वो छुपके रह रहे हैं। अब हम रिरी विलियम्स को देख पाते हैं जिसके पास में एक ऐसा डिवाइस है जो कि ब्रेनियम से बना हुआ है और वो व्हाइट विजन को भी हरा सकता है। बॉन्ग रिरी विलियम्स से कहता है तुमको उस डिवाइस को रेडी करने में कितना टाइम लगेगा, तो रिरी विलियम्स कहते हैं कि कम से कम 10-12 घंटे लग सकते हैं। बॉन्ग कहता है कि नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट है क्योंकि व्हाइट विजन यहाँ पर आ चुका है। अब रिरी विलियम उस डिवाइस को ठीक करने में लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉन्ग और उसके साथी व्हाइट विजन से लड़ रहे हैं, लेकिन ये सभी ज्यादा देर तक व्हाइट विजन के सामने नहीं टिक पाते और वो सीधा रिरी विलियम्स के पास में पहुंच जाता है। और एंड ऑफ द टाइम रिरी विलियम्स अपने डिवाइस को रेडी कर लेती है एंड जैसे ही वो अटैक करती है तो व्हाइट विजन ढेर हो जाता है। अब इस सब के बारे में मिस्टीरियो को भी पता चल चुका था, जिससे सभी लोग डिसाइड करते हैं कि अब हमें मिस्टीरियो को भी खत्म करना होगा। लेकिन इन सबको पता होता है कि मिस्टीरियो की इन्फ्यूजन वाली पावर्स बहुत ही एडवांस हो चुकी है। इससे निपटने के लिए रिरी विलियम्स विजन की बॉडी और उसके माइंड को अपने अंदर लेकर कंट्रोल कर लेती है। तभी वॉचर हमसे कहता है ये चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ये हर यूनिवर्स के अंदर हर बार हारती है। इसके बाद रिरी विलियम, बॉन्ग, बेलकरी और अपने साथियों को लेकर मिस्टीरियो के अड्डे पर हमला कर देती है एंड इस बार रिरी विलियम्स मिस्टीरियो के सारे इन्फ्यूजन वाले फेक अटैक से भी बच जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रिरी विलियम्स के सूट में कुछ खराबी आ जाती है, जिससे उसे एक मिसाइल लगती है और वो बेहोश हो जाती है एंड वो जैसे जागती है तो मिस्टीरियो उसके चारों तरफ बहुत सारा इन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, जिससे उसको अपनी टीम और साथी मरे हुए दिखाई देते हैं और इसी सब को देखकर उसकी हिम्मत टूट जाती है। वॉचर कहता है कि यही वो मोमेंट है जिसमें वो हर बार हारती है। इस बार वॉचर से ये सब देखा नहीं जाता और वो रिरी विलियम्स से कहता है कि तुम हिम्मत बनाए रखो, तुम जरूर जीतोगे। वॉचर के हिम्मत दिलाने पर रिरी विलियम्स मिस्टीरियो को हरा देती है और आसमान में एक बड़ा सा एवेंजर्स का लोगो बना देती है जो पूरी दुनिया को दिखाई देता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि मिस्टीरियो को राज खत्म हो चुका है और अब हम सुकून से जी सकते हैं। इस सब के बाद हम देख पाते हैं 3 वॉचर्स को जो काफी दूर से हमारे वाले वॉचर को देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अब से इस वॉचर पर नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि वॉचर्स का काम होता है सिर्फ देखना, ना कि उनमें इंटरफेयर करना। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है और स्टार्ट होता है इसका नेक्स्ट एपिसोड जिसका नाम है व्हाट इफ 1872। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम सेंग-ची और किड को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर आकर लोगों से किसी बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। ये लोग कहते हैं कि तुम जिस जगह पर जाना चाहते हो वो बहुत ही खतरनाक है। लोकेशन का पता लग जाने के बाद में सेंग-ची और किड यहाँ से निकल जाते हैं। तभी वॉचर हमसे कहता है कि इस पैरेलल यूनिवर्स में बहुत सारे यूनिवर्स और इस वाले यूनिवर्स के अंदर सेंग-ची की बहन उसके फादर के यहाँ से भागकर यूएसए पहुंच जाती है, लेकिन उसके वहाँ पर पहुंचते ही उसे एक खतरनाक लोगों का ग्रुप पकड़ लेता है और इसलिए ही सेंग-ची अपनी बहन को ढूंढ रहा है। और वहाँ पर जो खतरनाक लोगों का लीडर था वो था हुड। सेंग-ची और किड आगे बढ़ते हुए एक उजड़े हुए गांव में आते हैं। यहाँ पर इनको एक बच्चा मिलता है और वो कहता है कि यहाँ पर एक गोश्त ट्रेन आई और वो सबको ले गई जो कि बिना किसी पटरी के चलती है और हुड जिन आदमियों को पकड़ के लेके गया था उनमें से एक इस बच्चे का डैड भी था। सेंग-ची और किड इस बच्चे को लेकर उस ट्रेन के निशानों का पीछा करने लगते हैं और इनके पीछा करने पर आखिरकार वो ट्रेन दिखी जाती है और जैसे उस ट्रेन के पास में जाते हैं तो ये देखते हैं कि उस ट्रेन में एडवांस टेक्नोलॉजी है। अब इसके बाद ये तीनों ट्रेन में पीछे से चढ़ जाते हैं और जैसे अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि सभी गांव वाले अंदर बैठे हैं, लेकिन वो कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि इन सबको हिप्नोटाइज किया गया है। इसके बाद ये तीनों ट्रेन के आगे वाले हिस्से में जाते हैं तो वहाँ पर सोनी बोर्च नाम का एक आदमी होता है जो इन सभी को अपने सैनिकों के साथ में घेर लेता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम हुड को ढूंढ रहे हो और हुड से भी मुलाकात तुम्हारी जल्दी होगी। तभी हम देखते हैं कि वो छोटा सा बच्चा यहाँ से भागने लगता है। सोनी बोर्च कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, उसको मेरे आदमी संभाल लेंगे, तुम चलो, तुम्हारी हुड से मुलाकात हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि सोनी बोर्च के 2 आदमी उस बच्चे को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं एंड जैसे ही उस बच्चे को ट्रेन से नीचे फेंकने वाले होते हैं तो वॉचर से ये सब देखा नहीं जाता, तो वॉचर उन दोनों आदमियों को ट्रेन से गिराकर उस बच्चे की जान बचा लेता है। अब इसके बाद सेंग-ची हुड से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि मेरी बहन कहाँ है, तुमने उसके साथ में क्या किया है। कहता है कि तुम काफी बहादुर हो, तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। सेंग-ची कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तभी हुड सेंग-ची पर अटैक कर देता है और दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। दोनों ही फाइट में काफी एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए ये फाइट काफी देर तक चलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोनी बोर्च अपनी धुन निकाल कर किड को भी हिप्नोटाइज कर रहा होता है। सेंग-ची और हुड की काफी देर तक फाइट चलने के बाद सेंग-ची हुड के मास्क को हटा देता है। तभी उसे पता चलता है कि ये तो मेरी बहन है। तो उसकी बहन उसे समझाती हुई कहती है कि जब हुड की टीम ने मेरे ऊपर अटैक किया था तो मैंने हुड को ही मार दिया और यहाँ के लीडर बन गई। सेंग-ची कहता है कि तुम लोगों को हिप्नोटाइज करती हो और उनको अपने इशारों पर चलाती हो, ये बिल्कुल सही नहीं है और दोनों के बीच में फिर से फाइट होने लगती है। इधर सोनी बोर्च किड को हिप्नोटाइज करके उसे जान से मारने वाला होता है। तभी वो बच्चा एक बड़ी सी बेल को जाकर बजाने लगता है जिससे सभी हिप्नोटाइज से बाहर आ जाते हैं और किड एक बंदूक छीनकर सभी आदमियों को मार देती है। इधर सेंग-ची अपनी बहन से कहता है कि मैं तुमसे अब और फाइट नहीं कर सकता, तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो। अब सेंग-ची की बहन बिना रुके उसे मारने वाली होती है, तभी वहाँ पर किड आकर गोली चला देती है जिसमें सेंग-ची की बहन मारी जाती है। अब किड सेंग-ची के पास में आती है और उससे कहती है कि मुझे लगा कि ये हुड है, मुझे माफ कर दो। तो सेंग-ची कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है क्योंकि मेरी बहन तो बहुत पहले ही मर चुकी थी। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सेंग-ची और किड गाँव वालों को छुड़ाकर वापस ले आते हैं जिससे वो काफी खुश होते हैं। अब यहाँ से सेंग-ची और किड अपने न्यू एडवेंचर पर निकल जाते हैं और इसके बाद फिर से हम देख पाते हैं 3 वॉचर्स को जिनको हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था। 3 वॉचर से कहते हैं कि तुमने फिर से कसम तोड़ दी
तुम्हारा काम है सिर्फ देखना और तुमने फिर से इंटरफेयर किया। इसके बाद ये तीनों वॉचर ओवर-2 वॉचर पर हमला कर देते हैं। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है और स्टार्ट होता है इसका नेक्स्ट एपिसोड। और अभी तक आपको ये एपिसोड अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी थॉरीज बताना मत भूलना। साथ ही बताना कि आपका फेवरेट MCU कैरेक्टर कौन सा है। अब स्टार्ट होता है इसका नेक्स्ट एपिसोड जिसका नाम है व्हाट इफ द वॉचर डिसअपीयर्ड, यानी कि क्या होगा अगर वॉचर अपनी जगह से गायब हो जाए। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी पिछले एपिसोड थे उनमें सबसे अच्छा एपिसोड मुझे ये वाला लगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड की एंडिंग से होती है जहाँ पर 3 वॉचर मिलकर इस वाले वॉचर पर हमला कर देते हैं, लेकिन इनके अटैक की वजह से रियलिटी सेटर के टुकड़े पूरे यूनिवर्स में फैल जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक बड़े से मॉन्स्टर को एक पोर्टल से निकलता हुआ देखते हैं। तो तभी वहाँ पर नोवा कॉर्प्स के मेंबर उस बड़े से मॉन्स्टर को रोकने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर हम नेबुला, ग्रूट और कॉर को भी देख पाते हैं। मॉन्स्टर इतना पावरफुल होता है कि इसको हराने के लिए वहाँ पर कैप्टन कार्टर और कोएरी भी आ जाती है। इसके बाद वहाँ पर 2 और लेडीज आती है, एक तो डार्सी और डक की बेटी बर्डी, दूसरी होती है गॉडेस ऑफ थंडर यानी कि थॉर स्ट्रॉम। अब ये चारों मिलकर उस बड़े से मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं और आखिरकार ये सभी मिलकर उसे डिफीट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि इनके पास कुछ रियलिटी सेटर के टुकड़े आके गिरते हैं। इनको देखकर कैप्टन कार्टर कहती है कि ये वो टुकड़े हैं जहाँ पर वॉचर रहता है, यानी कि अब वॉचर किसी खतरे में है। इसके बाद हम इन तीनों वॉचर को देख पाते हैं जहाँ पर ओवर-2 द वॉचर को इन तीनों ने कैद कर रखा होता है। ये तीनों कहते हैं कि तुमने पैगी कार्टर को कैप्टन कार्टर बना दिया और अब वो हमारे लिए भी मुसीबत बन चुकी है। ओवर-2 द वॉचर कहता है कि तुम उसके साथ में कसम की वजह से कुछ भी नहीं कर सकते। तब ये वॉचर्स कहते हैं कि हाँ, पर हमने एक और कसम खाई है, वो ये है कि हम किसी को भी हमारे बनाए हुए सिस्टम में छेड़छाड़ नहीं करने देंगे और अगर कोई ऐसा करता है तो हम उसे रास्ते से हटा देंगे। इसके बाद हम कैप्टन कार्टर की टीम को देखते हैं जो सोच रहे होते हैं कि हम वॉचर तक कैसे पहुंचे, यानी कि वॉचर वाली दुनिया 5th डायमेंशन की है और हमारी वाली 3rd डायमेंशन की, इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई नहीं होता जो डायरेक्ट 5वीं डायमेंशन में जा सके। लेकिन हाँ, कोई भी ऊपर वाले डायमेंशन में से नीचे वाले डायमेंशन में आ सकता है, जैसे कि वॉचर जो किसी भी डायमेंशन में जा सकता है। तभी बर्डी इन सभी से कहती है कि हमारे पास में ऑब्जर्वेशन प्लेन के 3 टुकड़े हैं और शायद हम इनकी मदद से वॉचर के पास जा सकते हैं। इसके लिए बर्डी एक टुकड़े को लेकर एक डिवाइस तैयार करती है, लेकिन ये वाला प्लान भी फेल हो जाता है और साथ में एक टुकड़ा भी, और अब इनके पास में सिर्फ 2 टुकड़े बचे थे। और कहती है कि शायद मैं अपनी पावर की मदद से कुछ कर सकती हूँ। तो वो एक टुकड़े को लेती है और अपनी सारी पावर्स को उस टुकड़े में डाल देती है, लेकिन उस टुकड़े के डिस्ट्रॉय होने के साथ ही ये वाला प्लान भी फेल हो जाता है और अब बचा था सिर्फ एक टुकड़ा जो कि वॉचर के पास पहुंचने का आखिरी रास्ता था। तभी कोरी कहती है कि हमारी सिर्फ एक ही मदद कर सकता है और वो है इन्फिनिटी अल्ट्रॉन। हालांकि वो बहुत बुरा है, लेकिन भाई एक ऐसा है जो हमें 5th डायमेंशन में ले जा सकता है। कैप्टन कार्टर कहती है कि ठीक है, मैं उसके पास जाऊंगी। तभी हमें इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के पास्ट में दिखाया जाता है। वो एक ऐसे यूनिवर्स के अंदर होता है जहाँ पर उसने एवेंजर्स को भी हरा दिया। इन सभी को मारने के बाद में उसने पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब वो खुद ही अकेला बचा है। तभी हम देखते हैं कि एक पोर्टल से कैप्टन कार्टर अल्ट्रॉन के पास में पहुंचती है। अल्ट्रॉन कहता है कि मैंने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था, तुम कैसे जिंदा हो। कैप्टन कार्टर कहती है मैं तुमसे यहाँ एक हेल्प मांगने के लिए आई हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम बर्डी को देख पाते हैं। वो कहती है कि यहाँ से तो वो बचा हुआ एक टुकड़ा गायब है, यानी कि उसे कैप्टन कार्टर अपने साथ में ले गई और अब अल्ट्रॉन के पास में जाने से वो भी खतरे में है। कोरी एक पोर्टल ओपन करती है और तीनों अल्ट्रॉन के पास में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद वो देखती है कि कैप्टन कार्टर की टूटी हुई शील्ड पड़ी है। जैसे ये तीनों अल्ट्रॉन को देखती है तो उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन अल्ट्रॉन इन्हें दूर ही रोक देता है और कहता है अगर मैं चाहूँ तो तुम सभी को चुटकियों में मार सकता हूँ, तुम्हारी दोस्त को मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर एक मुझसे भी बड़ी पावर आई और वो कैप्टन कार्टर को उठा के ले गई, उसके सामने मेरी पावर कुछ भी नहीं थी। ये समझ जाती है कि ऐसा वॉचर के अलावा कोई नहीं कर सकता। अल्ट्रॉन कहता है कि मेरा क्रिएशन दुनिया में शांति लाने के लिए था, लेकिन इस दुनिया को देखकर मुझे लगा कि सबको मारने के बाद ही शांति आएगी, लेकिन मैं गलत था। मैंने जो किया मैं उसे बदल तो नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। इससे हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि अल्ट्रॉन को एहसास होने के बाद में अब वो एक अच्छा कैरेक्टर बन चुका है। तभी अल्ट्रॉन उस टूटे हुए टुकड़े को अपने हाथ में लेता है, देखते ही देखते उसे क्रश करके उसकी सारी पावर्स को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर पहले से भी बहुत ज्यादा पावर्स आ जाती है। और अब वो कहता है कि चलो तुम्हारे दोस्त के पास में चलते हैं। इसके बाद ये सभी एक बड़ी सी शिप में बैठते हैं जिसमें अल्ट्रॉन अपनी दुगनी पावर से उस शिप को 5th डायमेंशन में ले जाता है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है और स्टार्ट होता है इसका नेक्स्ट एपिसोड। एंड अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको ऐसी कमाल की वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। और अब व्हाट इफ सीजन का फाइनल एपिसोड शुरू होता है और इस एपिसोड की स्टार्टिंग वॉचर के पास्ट से होती है, जहाँ पर हम वॉचर को एमिनेट्स के लीडर के पास में देखते हैं। वो वॉचर से कहते हैं कि हमारा काम है सिर्फ देखना और सभी चीजों को दूर से ही ऑब्जर्व करना, ना कि उनमें किसी तरह का इंटरफेयर करना। वॉचर कहता है कि ठीक है, अब मैं इस काम के लिए एकदम तैयार और मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहाँ पर ओवर-2 बाकी वॉचर से कहता है कि हाँ, मैंने कसम तोड़ी है, लेकिन मैंने बहुत से बेकसूर लोगों को बचाया है। तब ये वॉचर्स कहते हैं कि तुमने ऐसा एक बार नहीं बल्कि बहुत बार किया है, जो जो तुमको नहीं करना था वो सब तुमने किया है और साथ ही तुमने हमारी सच्चाई को ह्यूमन के सामने एक्सपोज कर दिया है कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं। तभी हम कैप्टन कार्टर को देखते हैं जो वॉचर के साथ में बंदी बनी हुई होती है। वॉचर कहता है कि तुम यहाँ कैसे? तो कैप्टन कार्टर कहते हैं कि मैं यहाँ आपको बचाने के लिए आई हूँ। बाकी वॉचर्स कहते हैं कि बस बहुत हुआ, तुमने जो जो गलतियां की हैं उनकी वजह से तुम्हें मरना होगा। जैसे एमिनेंट्स का लीडर वॉचर को मारने ही वाला होता है, तभी यहाँ पर अल्ट्रॉन आ जाता है और उन बाकी वॉचर्स पर हमला कर देता है। इसी बीच कैप्टन कार्टर वॉचर को अल्ट्रॉन की शिप में ले जाती है और कहती है कि चलो यहाँ से
कहीं दूर निकल जाते हैं, लेकिन वॉचर कहता है कि हम कहीं भी चले जाए, हम किसी भी डायमेंशन में चले जाए, लेकिन ये हमें नहीं छोड़ेंगे। जिस पर कैप्टन कार्टर कहते हैं क्या हम मल्टीवर्स के बीच में ट्रेवल कर सकते हैं, जो कि अल्ट्रॉन के हिसाब से पॉसिबल है। वॉचर कहता है कि कभी ट्राई तो नहीं किया है, बट एक जगह ऐसी है जहाँ पर हम चल सकते हैं। वो जगह है डॉक्टर सुप्रीम स्ट्रेंज का मल्टीवर्स। वहीं हम अल्ट्रॉन को देखते हैं जो उन वॉचर से फाइट कर रहा होता है, लेकिन अल्ट्रॉन उनके सामने टिक नहीं पाता और मारा जाता है। साथ ही वॉचर्स अल्ट्रॉन की शिप को क्रैश कर देते हैं, जिससे ओवर-2 वॉचर और कैप्टन कार्टर यहीं पर रह जाते हैं। इसके बाद एमिनेट्स के मेंबर और लीडर इन पर अटैक कर देते हैं और उनको बुरी तरह से इधर उधर पटकते हैं, यानी कि अब इनके बचने का कोई भी चांस नहीं था। तभी ओवर-2 वॉचर कहता है कि इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि तुम मेरे पीछे पीछे औत लो, जिससे तुम भी वॉचर बन जाओगे। अब इनके औत लेने पर ये सब के सभी वॉचर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तभी एमिनेट्स के मेंबर कहते हैं कि तुमने इनको हमारा सीक्रेट भी बता दिया। अब ये वॉचर्स इतने ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं कि इन पर ताबड़तोड़ तरीके से अटैक करने लगते हैं। एक तरफ कैप्टन कार्टर की टीम और दूसरी तरफ ये वॉचर। काफी देर तक इनके बीच में जबरदस्त एक्शन फाइट चल रही होती है। तभी कैप्टन कार्टर कहते हैं कि इनके ऊपर चारों तरफ से अटैक करो, लेकिन ये वॉचर से देखा नहीं जाता और वो सभी से कहता है कि रुक जाओ, मैंने तुमको कभी गलत करना नहीं सिखाया और हम इनके साथ भी गलत नहीं करेंगे। इस टाइम का फायदा उठाकर वो तीनों वॉचर्स एक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम हर जगह से तुम्हारा हमेशा के लिए वजूद मिटा के रख देंगे। और तभी कैप्टन कार्टर अपनी पूरी ताकत लगाकर उन वॉचर्स पर अटैक कर देती है। उनमें समाने के बाद कैप्टन कार्टर भी खत्म हो जाती है। तभी इमिनेट्स के मेंबर ओवर-2 पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन उनकी पावर्स काम नहीं करती। कहता है कि तुम जिस जगह पर हो वो जगह है डॉक्टर सुप्रीम स्ट्रेंज की, जहाँ पर तुम्हारी पावर्स कभी काम नहीं करेगी। इसी के साथ एपिसोड के एंडिंग में हम देख पाते हैं कि वॉचर इमिनेट्स के मेंबर को नहीं मारता और कहता है कि तुम्हारे पास एक और मौका है। एंड जो ये यूनिवर्स है वो डॉक्टर सुप्रीम स्ट्रेंज ही है। यहाँ पर वॉचर कहता है कि मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मुझे भी कोई देख रहा है और शायद कैप्टन कार्टर भी हमें देख रही होगी। तो ये सभी कैप्टन कार्टर की शील्ड को फिर से रीस्टोर कर देते हैं। लास्ट में वॉचर कहता है कि सबकी रियलिटीज अलग अलग होती है और सभी अलग अलग फॉर्म में होते हैं। अब इसी के साथ में इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है। एंड अब मैं खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ कि मुझे लास्ट वाला एपिसोड कुछ ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा। आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये एपिसोड और व्हाट इफ सीजन 3 कैसा लगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।